Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. उठो जागो. So have you done last वाला कल रात का रिवीजन कर लिया? मैम हंसी तो बता रही थी, इसी बात कर रहे हो. रात को तो छोड़ा था, सुबह उठ गए, सुबह आईडीटी भी करवा दिया. अब कैसे हो सकता है? एंड व्हाट अबाउट सिर्फ डीटी वालों, तुमने किया या नहीं? इतने चुप क्यों हो? Ma'am, today we will revise. टुडे वी विल रिवाइज. बस यही वर्ड तो सुनने थे मुझे कि वी विल डू दिस टुडे. एंड रजत, ये रजत को मेरी आवाज सिर्फ कॉन्सेप्ट के वक्त ही आती है, उसके अलावा उसको मेरी आवाज नहीं आती. अनम्यूट करो पहले. अब आ रही है आवाज? अच्छा एक बात बताओ, कल भी क्लास थी रात को, तुमने रात को लिंक नहीं मांगी, अब तुम्हारी कल रात की क्लास भी गई. रिमेम्बर सुबह बोला था कि क्लास होगी रात को, इफ यू वांट यू कैन टेक इट. तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही. हाँ आप बोलो. मुझे याद था मैम, लेकिन शाम को पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गया. तो कुछ काम भी था तो इस वजह से. शाम को पता नहीं क्या हो गया. कोई बात नहीं, चलो. सो लेट अस फर्स्ट रिवाइज. अब रिवीजन का तरीका आई विल नॉट बी टेलिंग कि क्या था. मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता. यू आर द वन हु हैव टू टेल मी कि मैम उसका आंसर ये था, उसका आंसर ये था. दैट इज व्हाट इज वी आर डूइंग एक्टिव रिकॉलिंग. मैं भूल गई. देयर वाज सर्टेन नंबर ऑफ डेज यू हैव टू चेक इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन. 80 days. 180 days. देन आई फॉरगॉट कि ये 180 डेज का कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही यू हैव टू चेक. If the asset is When acquired and put to asset use is in the same acquired year. and put to use. in the same year. मैं पूछती रहती हूँ, तुम इकट्ठे मत बोलो, है ना. चलो. यस अक्षय, यू टेल. Acquired and put to use in the same year. ठीक है. Then there was another concept that was related to additional depreciation. And Meenal, additional depreciation is for कौन सी कंपनी को मिलेगा, किनको मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलेगा और प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलेगा. बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड प्लांट एंड मशीनरी ओनली, और कुछ नहीं है उसके अंदर. मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन. मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फिर उसके बाद मुझे बताओ कि सेक्शन नंबर 28 है. सेक्शन नंबर 28 में वो कुछ था ना, कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस, और पहली बार Capital asset into stock in trade into capital asset. FMU on the date of वहाँ पे FOBS on the date of. अरे रे मेरे को तो बोलने दो. वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि नोशनल गेन विल बी टैक्सेबल, बट स्पेसिफिकली लिखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू विल बी क्रेडिटेड टू पीजीबीपी. पर एक्चुअल में फेयर मार्केट वैल्यू क्रेडिट होता है क्या? No, fair market cost value debit minus cost होगी of मैम. acquisition. That means you have to reduce in that cost of acquisition. Then tell me, एक और concept है that additional depreciation only applicable if dash dash method is followed. WDV WDV method. method. ठीक है. फिर additional depreciation में there are certain factors कि ये वाली plant and machinery अगर हुई तो हम आपको additional depreciation नहीं allow करेंगे. We will not allow additional depreciation in 4 cases that are exceptions. मैं पूछूंगी, तुम एक साथ मत बोलना. Rajat, tell me first point. कोई भी एक. Anyone? मैम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए. Yes. Second plant and machinery. चिराग, second वाला कुछ बोलो. If it is used for office or residential purpose. Okay. Akshay. अक्षय. हाँ यू अक्षय. अक्षय एक, ये अक्षय है एक. Ships aircraft तो नहीं. हाँ शिप एयरक्राफ्ट नहीं होगा. Then last कार्तिक. And second hand machinery. वो हो गया. Other than plant and machinery.
अदर देन प्लांट एंड मशीनरी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जल्दी बोलो सुष्मित। मैम नहीं आ रहा है अभी। वेरी गुड सचिन। Plant and machinery on which 100% depreciation is allowed. 100% डेप्रिसिएशन नहीं, 100% डिडक्शन इज अलाउड। Deduction is allowed. तो 4 हो गए, एक सेकेंड हैंड हो गया, एक 100% डिडक्शन अलाउड हो गया, एक शिप, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल हो गया, एंड लास्ट कौन सा है? अभी भी एक है। Plant and machinery on ट्रांसपोर्ट which व्हीकल Office and ऑफिस residential. accommodation, या तो accommodation या रेसिडेंशियल की जगह पे या ऑफिस में, वो सब एक्सक्लूड हो गए। देन स्पेसिफिकली वहां पे एक और चीज है, देयर इज एन एक्सेप्शन इन दैट, एंड द एक्सेप्शन इज this is actually a motor vehicle but not included in the act of motor vehicle, therefore this is considered plant and machinery। ठीक है, वो भी कर रहे हैं। देन हमने अभी ना डेप्रिसिएशन, मुझे याद आ रहा है डेप्रिसिएशन इज ऑप्शनल। No, mandatory. mandatory, ma'am. Okay. Depreciation का जो rate है, the rate of depreciation depends on what? Usage. Usage of the asset. Usage of, मतलब usage of asset will decide what will be the rate of depreciation. Then depreciation के case में you have to tell me कि yes, वो किस पे लगता है? कुछ था ना on this? WDV on the block. WDV Block of asset. Block of asset क्या है? Same class, Same same class of rate. assets with same rate of You depreciation. need to be a registered owner. No, ma'am. Beneficial owner is also. Beneficial owner भी चलेगा. Also. ठीक है। Section number 30 is about Rent, rate, taxes, insurance Building, of rent, rate building. and tax of building. building का rent, rate and taxes, है ना? ठीक है। Then 31 is about Repairs Rate and and insurance of taxes, plant and machinery and insurance, furniture. tax, repair. then in case of 31 specifically said कि rent on plant and machinery is allowed, but allowed under which section? General. 37 has 4 conditions. एक एक करके बोलना। 37 has 4 conditions. So सबसे पहले मेहताब, what is the first condition of 37? मैम इलीगल नहीं होना चाहिए। Illegal नहीं होना चाहिए। Then Abdul, second condition? Must be used in the for the purpose of business or profession. Okay, Rashmi, third condition. Ganesh, you say third condition. illegal for the purpose of business. वो हो गया, purpose of business हो गया, illegal हो गया। Third? थोड़ा याद नहीं आ रहा। थोड़ा याद नहीं आ रहा, जोर डालो अपने दिमाग पे। 2 तो हो गए। एक कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर होना चाहिए? हफ्ता वगैरह वो तो इलीगल में आते हैं। Which type of expenditure it should be? Nature of expenditure कैसा होना चाहिए? 37 revenue हो गया ना, थर्ड रेवेन्यू। और क्या ये कहीं पे प्रोहिबिटेड होना चाहिए? नहीं। अगर प्रोहिबिटेड नहीं है then only you will get this। चिराग, then only you will get this। ठीक है, अभी तो आए हैं पर अभी कैसे? ठीक है, चलो। तो what is the reason for this active recalling? कि हाँ, at least we know the wordings and we know the concept। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है? मैम ये जो डेप्रिसिएशन की आप बात कर रहे हो ना, दिस डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ऑन एक्चुअल कॉस्ट। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट। एंड मैम वन मोर थिंग, if a person who has building or if a person who has plant and machinery, he has taken it on rent, और रेंट पे लेने के बाद if he incurs capital expenditure, तो वो कैसे शो करते हो तुम? Deemed building. Deemed building. ठीक है। Then one more thing, ma'am, if any expenditure is done in cash, dash dash amount है, तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। What is the dash dash? 10,000. In a single day, single transaction। ठीक है, चलो। So now we are moving towards the actual cost। तो actual cost को अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। Page number 115। Mute yourself, everyone.
We have to calculate now the actual cost of the asset. अब हमको क्या calculate करना है? We have to calculate the actual cost of the asset. अभी actual cost of the asset कैसे calculate करेंगे? तो मैम, in order to calculate the actual cost of the asset, एक बहुत जनरल सी चीज है. मैंने कुछ कॉस्ट तो इनकर किया होगा in order to purchase the asset. तो तुम देखो कि वहां पे बस यही लिखा है कि this is what cost of asset. We have to take nothing but cost of asset, that is purchase price. Genuine है, होना भी चाहिए. ठीक है मैम. If I purchase asset, तो हो सकता है उससे directly attributable whatever expenses are there in relation to asset, directly attributable, वो जो भी expense directly attribute करते हैं to the cost of the asset, वो सब आएंगे. जैसे मैम asset खरीदी, we need to do the installation, तो installation आएगा. Then मैम asset को ट्रांसपोर्ट करवा के ही तो we do the movement. मूवमेंट कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आ गया. और क्या हो सकता है मैम? अभी मैं ट्रायल वाले को थोड़ा सा लिख रही हूँ, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ट्रायल रन फॉर द टाइम भी. ट्रायल रन के रिलेशन में भी कुछ एक्सपेंस होता है तो वो भी आएगा. मैम टैक्सेस, you will also take the taxes, but one thing that ITC should not be availed. अभी के लिए लिखते जा रहे हैं मैम. और क्या है? इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट कहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन. बट इंटरेस्ट ऑन लोन तभी तक होता है when put to use. Till put to use, interest on loan is counted in the cost of asset. और क्या होगा? माइनस इनकम. कौन सी इनकम? ट्रायल रन. अब सुनो, सीधी सी बात है. What they are trying to say कि see, सबसे पहले you will purchase the asset, तो whatever is the purchase price of the asset that you will have to count. Ma'am, installation, obviously installation charges you have to count. Ma'am, transportation charge you have to count. Ma'am, ये क्या है? Trial run and trial run income. ये क्या है? Suppose you are doing trial run. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? किसी मशीनरी पे we are doing a trial run कि whether the machinery is working properly or it is not working properly. अब my intention is to check the machinery. मेरा intention सिर्फ एक ही है कि मेरे को वो मशीनरी को चेक करना है. Now in order to check the machinery, कुछ units manufacture. मेरा intention commercial production नहीं है. In such a case, my intention is not commercial production. My intention is just, मैं बार बार intention word use कर रही हूँ. The intention is not commercial production. The intention is just कि let me check कि whether the units that are manufactured using the machine is okay or not. ठीक है. Now मैम suppose करो ये सारा product बन के आ गया. This is the trial run product. ये trial run product है. And fine, मुझे दिखा कि यार perfect. Absolutely perfect. अब एक आध यूनिट थोड़ी ना we would be manufacturing. At least एक बैच तो मैन्युफैक्चर होगी. तो I find कि perfect है, बिल्कुल perfect चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. I can just sell this product. मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकती थी. तो यहाँ पे my intention was not commercial expenditure, was not commercial manufacturing. मैंने सिर्फ सोचा कि एक बार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. After doing the manufacturing, we will check. अब चेक किया, दो केसेस हैं. एक केस में अभी भी क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है. There is some missing pointers in it जो मुझे चाहिए, perfection नहीं है. अब what I will do about this asset? ये जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, मैं इसका क्या करूंगी? Obviously I will sell it, but it would not be sold at a cost जो मेरे proper unit sell होते हैं. Normally I will be selling it. तो मैम ये तो आपको इनकम जनरेट हो गई. ट्रायल रन की गुड्स जो आपने मैन्युफैक्चर किए, द गुड्स दैट यू हैव मैन्युफैक्चर्ड ट्रायल रन में, दैट यू आर सेलिंग, तो दैट इज एन इनकम, तो इट विल रिड्यूस माय कॉस्ट. इतनी बात समझ में आई? ये तो कॉस्ट रिड्यूस होगी. बट मैम सुनो, क्या सुनाना चाहते हो? मैम द इंटेंशन वाज नॉट टू डू कमर्शियल प्रोडक्शन. आपका इंटेंशन कमर्शियल प्रोडक्शन का नहीं था. यस, बट सपोज मैम ये गुड्स परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट गुड्स है, एंड बिकॉज दिस आर नाउ द परफेक्ट गुड्स, अब आप इसको कमर्शियल लेवल पे सेल कर रहे हो. दैट मीन्स नाउ आई एम यूटिलाइजिंग वही गुड्स जो मेरा पहले इंटेंशन था कि ट्रायल रन करना है. परफेक्ट गुड्स है. नाउ दिस गुड्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर कमर्शियल लेवल. तो वो वाला इनकम
यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा, दैट इज पीजीबीपी इनकम. सो ये कौन डिसाइड कर रहा है? व्हाट इज डिसाइडिंग वेदर द ट्रायल रन इनकम विल बी इन पीजीबीपी और द ट्रायल रन इनकम will reduce your cost of asset. अगर प्रोडक्ट परफेक्ट है, you are using it for commercial level, तो ऑटोमेटिकली पीजीबीपी इनकम में सेल्स में कंसिडर होगा. बट इफ इट इज ट्रायल रन एंड ट्रायल रन से यू गॉट सर्टेन रेवेन्यू, तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. तो अब इसका मतलब व्हाट शुड आई राइट इन माय कॉम्पैक्ट? तो गो टू दैट ट्रायल रन. दिख रहा है? कैन यू सी द वर्ड ट्रायल रन? अब उसको हाईलाइट करो, सिर्फ हाईलाइट द वर्ड ट्रायल रन. और कहां पे? वो अमाउंट रिसीव्ड वाले पे ट्रायल रन की बात करें. अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट. और नीचे क्या लिखो? These are not sold at commercial level. These are not sold at commercial level. Are you getting the logic why we have written not sold at commercial level? Done? मैम मार्केटिंग पर्पस का भी कमर्शियल ही होगा मैम. यहाँ पे स्पेसिफिक जब तुमने स्टार्ट किया था ना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करना, वो ट्रायल रन के लिए था. अब इफ यू टेक इट फॉर मार्केटिंग आल्सो कि हाँ ट्रायल रन के प्रोडक्ट तो परफेक्ट है, तो दैट इज अगेन ना कमर्शियल लेवल. ठीक है, बिकॉज जो डिफेक्टिव गुड्स है उसको तो तुम मार्केटिंग में यूज करोगे ही नहीं. ठीक है. सेकेंड, दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल रन वाला. ठीक है. अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं. और भी तो कुछ है. क्या है? तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन ट्रायल रन. ये समझ में आ गया. अब और क्या है मैम? व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? टैक्स ऑन विच आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड. यू हैव पेड सर्टेन टैक्सेस और इन टैक्सेस पे यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. व्हाट डू यू वांट टू से? सिंपल सी बात है. सपोज मैम वी हैव परचेस्ड अ मशीनरी. ये हो गई मेरी मशीनरी. आई एम परचेसिंग दिस मशीनरी. ठीक है. Purchase price of the machinery is 10 lakh. कितना है purchase price of the machinery? That is 10 lakh. मैम when IDT के जमाने में चलते मैम, this is the invoice. एक बड़ा सा invoice है. This is my value of supply. ठीक है. After value of supply, the person will apply GST on this value of supply, and for the time being, I am saying कि it is 10%. तो मैम ये क्या हो गया? टोटल आई एम पेइंग 11 लाख टू द पर्सन. मैं कितना पे कर रही हूँ? आई एम पेइंग 11 लाख टू दैट पर्सन. अब मैम वेट, क्यों वेट करना है? एज वी नो कि व्हेन यू पे जीएसटी, जब आप क्या करते हो? जीएसटी पे करते हो, तो दिस जीएसटी गेट रिफ्लेक्टेड इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. थोड़ा सा आईडीटी जानबूझ के मैं ले रही हूँ टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. मैम वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. अब क्या मैम? दिस इज अ पर्सन. ये पर्सन बोलता है चलो आईटीसी अवेल करते हैं. लेट अस अवेल आईटीसी. दैट मींस जब उसकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, व्हेन ही वुड बी इनकरिंग एनी आउटपुट लायबिलिटी, उसमें से ये आईटीसी रिड्यूस करेगा. सपोज मैम आउटपुट लायबिलिटी उसकी 50,000 है. सपोज करो उसकी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख है. तो ये 1 लाख माइनस कर सकता है. मतलब मैम समझ रहे हो आप? इंस्टेड ऑफ पेइंग 2 लाख टू द गवर्नमेंट, ही वुड बी पेइंग 1 लाख बिकॉज ही हैज यूटिलाइज्ड दैट आईटीसी. बेनिफिट है, ऑब्वियसली दैट इज अ बेनिफिट. अब मैम वो 1 लाख का बेनिफिट ही हैज टेकन देयर. 1 लाख का एंटायर बेनिफिट उसने पे करा था किसी सप्लायर को जाके when he has purchased that machinery, and 1 lakh का that benefit he has availed entirely because जब उसकी liability आई तो उसने उसको reduce कर लिया. ठीक है. अब इसमें आते हैं किस पे? ये हो गई IDT की बात. This is all about IDT. अब मैम DT पे आते हैं. अभी DT ने क्या बोला? In actual cost there will be purchase price, there will be taxes. तो मैम अगर हम टैक्सेस ये पूरे ले ले, परचेज प्राइस अगेन 10 लाख, ये कितना हो गया मेरा? 1 लाख. तो मैम 11 लाख पे सपोज यहाँ पे नहीं लिखा होता ऑन विच आईटीसी नॉट अवेल्ड, वो वाली बात है ही नहीं. द थिंग हैज नॉट बीन रिटन दैट इफ आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड, सपोज इट इज नॉट देयर. तो मैम 11 लाख वुड हैव बीन माय कॉस्ट, एंड 11 लाख पे आई विल बी क्लेमिंग डेप्रिसिएशन.
तो मैम डेप्रिसिएशन तो इंक्रीज हो गया, व्हाई? बिकॉज योर एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज। ये मैं आगे का लिंक बता रही हूँ मैम। 11 lakh is my cost. Due to the increment in the cost, my depreciation is also increasing. Although depreciation मैम धीरे धीरे अब्दुल depreciation धीरे I will get, मुझे एकदम नहीं मिलेगा, मुझे ईयरली डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट समझो ना ये 1 lakh भी तो यहाँ इंक्लूडेड है। ये 1 lakh का अगेन यू आर टेकिंग द बेनिफिट। उधर आईडीटी में भी यू हैव टेकन द बेनिफिट, इधर डीटी में भी यू आर टेकिंग द बेनिफिट। तो एक चीज बताऊं, व्हेन यू विल डू आईटीसी इन आईडीटी, वहां पे क्लियरली लिखा है ऑन टैक्स कंपोनेंट। सुनो वर्डिंग क्या लिखा है, व्हेन यू डू आईटीसी इन आईडीटी वहां पे लिखा है ऑन टैक्स कंपोनेंट। इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन, आईटीसी नॉट अलाउड। टैक्स कंपोनेंट की बात करें, बिकॉज टैक्स कंपोनेंट पे तो आईटीसी मिलता है। So on tax component, if you have claimed depreciation, then ITC not allowed. This has been written in your IDT. And DT में क्या लिखा है? If credit has been availed on tax component, so depreciation will not be allowed. So at both the places, they have written this thing, only one benefit will be allowed. Is that clear? अब मैम ये भी समझ में आया कि why this has been written, and ये ITT में भी इसका लिंकेज है। तो अभी हमको यहाँ पे भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए what we should do, here written है tax and duties if ITC not availed, तो वहां पे लिख दो, IDT की लाइन भी लिख दो, तो it would be much clear every time कि दोनों जगह ये है। तो वहाँ IDT की लाइन लिखो ऊपर, if depreciation availed, if depreciation availed on tax component, then ITC not allowed in GST. Then ITC not allowed in GST. Done? अब मैम ये सब देखते हुए, आफ्टर सीइंग ऑल दिस, एक चीज का लॉजिक जो मुझे लग रहा है वो ये कि if a person want to check the loophole, if a person wants to take undue benefit, तो वो पता है क्या कोशिश करेगा, he will try to increase the actual cost. They will arrange something like that कि the actual cost should get increased. हम क्यों actual cost को increase करना? Because if we increase the actual cost, ultimately the depreciation का benefit will increase. Are you getting this logic? एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज हुई तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। फॉर दैट रीजन उन्होंने बोला वी विल टेल यू कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट। तुम मत बताओ हमको कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल कॉस्ट, वी आर हियर, वी विल बी टेलिंग यू कि व्हाट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट। देयरफॉर एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 की जो लिस्ट है वो क्या है, they will be telling कि in certain situation what will be the actual cost. हम नहीं चाहते, we do not want that you should increase the actual cost, because due to increase of actual cost depreciation unnecessary will increase. So are you getting the reason ये क्यों आया 43(1)? Because they do not want the undue increase of depreciation should happen. When you know the reason in DT, mug up will be very less. तो हर एक सेक्शन का you should know the reason कि भाई इसलिए है, इसीलिए आईडीटी में भी ऐसा लिखा है, इसलिए डीटी में भी ऐसा लिखा है। यू शुड नो ऑल द रीजन। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब मैम व्हेन वी विल गो टू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअल कॉस्ट, उसका रीजन ये है अनड्यू डेप्रिसिएशन शुड नॉट इंक्रीज। तो व्हाट यू शुड राइट इन एक्सप्लेनेशन, रीजन टू अवॉइड इंक्रीज ऑफ अनड्यू डेप्रिसिएशन, राइट डाउन। और सिर्फ ये लाइन तुमको पता है, पूरा की पूरा एक्चुअल कॉस्ट बिना रटे तुमको याद करवा देगी। The crux is, or the reason is, undue depreciation should not increase. Done? अभी हम जैसे जैसे करते जा रहे थे, इसमें एक चीज और है, वो क्या है? See, we have reduced what? यहाँ पे हमने क्या क्या reduce किया? We have reduced only one thing, that is income
फ्रॉम ट्रायल एक्सपेंसेस, ट्रायल रन। एक चीज और रिड्यूस कर दो ना, सब्सिडरी, सब्सिडरी दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, subsidy received from central government, state government specifically for the asset. Subsidy received from central government, state government specifically for asset. Reduce कर दो। क्यों reduce कर दे? This will not form part of your actual cost. Are you getting? If your actual cost is 15 lakh and 5 lakh subsidy given by government, तो actual cost क्या है? 10 lakh. Are they giving the benefit of depreciation on that 5 lakh? नहीं. Are you getting? इतनी बात समझ में? अब सुनो, इसका भी एक क्या लेते हैं, लिंकेज लेते हैं। मैम, what you are trying to say, मैं सिर्फ कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिंपल सी एक बात आई एम ट्राइंग टू से, वो क्या है? ये क्या है? IDT, ये क्या है? DT। लॉजिक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ना, ये क्यों DT में भी है। दे से कि whatever is your purchase price, ये PP is my purchase price. If you got any subsidiary, if you got any subsidiary from central government or state government, reduce it. That means इस subsidiary पे benefit of depreciation not allowed. क्यों नहीं allow कर रहे? Wait, when it comes to IDT, मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली रिटर्न, वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली रिटर्न कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन, लिखा है। अगर आईडीटी थोड़ा भी किया है तो यू वुड कम टू नो कि सबसे पहले तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में दे हैव रिटर्न कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन। सेकेंड, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाईज द चैप्टर, वहां पे भी लिखा है सेक्शन नंबर 15 में दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलना क्या चाह रहे हो? बोलना ये चाह रही हूँ कि इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर सप्लाई, इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन, तो क्या जीएसटी कम पे होगा? बिकॉज माई वैल्यू इज रिड्यूसिंग। When my value is reducing, you are paying me less GST. बोलो, if my value is reducing due to subtraction of this, तो my value is reducing, तो GST भी तो कम ही पे कर रहे हो। तो एक बेनिफिट यहाँ ले लिया ना, you have taken benefit in IDT. So why you want to take benefit again of depreciation in DT? Are you getting the logic? कहीं ये वैसा ही तो नहीं है मैम। आईटीसी में तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि टैक्स कंपोनेंट पे इफ यू आर टेकिंग डेप्रिसिएशन देन आईटीसी इज ब्लॉक्ड, और यहाँ पे लिखा नहीं है, बट स्पेसिफिकली बिकॉज इन आईडीटी वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी वी विल नॉट चार्ज जीएसटी ऑन इट। So when we are not charging GST, so why we will give you depreciation now? Are you getting? So again the linkage is with what? Actual reason is IDT में benefit दिया, यहाँ पे benefit ले लिया। Therefore section number 224 income का DT में क्या बोलता है? This subsidy will form part of your income. Understood? So again subsidy के point पे what you should write? Because actual benefit provided in IDT. Understood? लिखो वहाँ पे because the actual benefit provided in IDT. डन? अब मैम एक चीज और क्या सुनो मैम, सपोज फॉर द परचेस ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी, आई एम यूजिंग पर्पसली वर्ड प्लांट एंड मशीनरी बट इट कुड बी बिल्डिंग एनीथिंग, ठीक है, एसेट तो कुछ भी हो सकता है। मैम सपोज फॉर द परचेस ऑफ दिस असेट वी आर पेइंग, ठीक है, आपने कहा कितने की असेट है? द असेट इज ऑफ 10 लाख बट वी आर पेइंग 1 लाख रुपीज, वी आर पेइंग व्हाट 1 लाख रुपीज इन कैश। ओहो, तो क्या फिर से अट्रैक्ट होने वाला है? वही सेक्शन नंबर 43 की बिकॉज यू आर पेइंग मोर देन और 10,000 इन अ सिंगल डे, सिंगल ट्रांजेक्शन इन कैश। तो मुझे बताओ, शुड आई ऐड दिस 1 लाख
or should I subtract this 1 lakh from the cost of asset? Add करूं या subtract कर दूं उस 1 lakh? Subtract कर. Subtract करना है, सोच लो एक बार. 10 lakh is the cost of the asset. ठीक है, 10 lakh क्या है मेरा cost of asset है. So when 10 lakh is my cost of asset, I am saying 1 lakh I am paying in cash. So what should I do? Should I consider 11 lakh as my cost of asset? Should I consider 10 lakh as my cost of asset? Or should I consider 9 lakh as cost of asset? A, B, C. करना है, क्या करना है? 9 lakh. अगर इतने सिंपल से क्वेश्चन पे 11 lakh. ओके, 9 lakh, 9 lakh मैम. इसको इग्नोर कर दे, इसको तो कंप्लीटली इग्नोर कर दूं. तो ये तो हो गया इग्नोर. Why you are saying 11 lakh, Lakshmi? Out of 10 lakh, if I am paying 1 lakh as a cash, अगर तुम ऐड कर रहे हो तो you are increasing the actual cost. This is something more than 10,000 you have paid in cash, that is not allowed. So you have to reduce it from 10 lakh rupees because अब तुम्हारा actual cost will be 9 lakh. Now your depreciation is reducing. क्यों? क्योंकि why you have paid 1 lakh in cash? So would they provide you the depreciation का benefit even if you pay in cash? नहीं, they will not provide. अब ऐसी चीजें where you will find? Again in question number 1, payment for this is done and इतना amount paid in cash. So remember, depreciation will not be calculated on entire amount. You have to reduce that cash वाला from that. Understood? कितना आया? अब इसके आगे अब जो मैं बोल रही हूँ ना, लॉजिक इज सिर्फ लॉजिक और एक ही लॉजिक है दैट आई हैव एक्सप्लेन. दे डू नॉट वांट एक्चुअल कॉस्ट शुड इंक्रीज. Again repeating, they do not want actual cost should increase because increase of actual cost means increase of depreciation. अब मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखूंगी. You have to just think on this point कि मेरी actual cost should not increase. So what should be the genuine cost? मेरा genuine cost ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए? अब we are entering into the explanation section number 43 subsection 1 जिसमें सबसे पहले क्या बोला है? The first thing they say, क्या मैम ये explanation 43 subsection 1 we should learn? Yes. If you present like this, explanation 43 subsection 1 in accordance with explanation 43 subsection 1, this should be the cost of the asset. Yes, you should learn only this explanation 43 subsection 1. So highlight only that explanation 43 subsection 1. And do not write like this only section 43 subsection 1 नहीं. This is specifically given in explanation. तो वो word आना चाहिए explanation. So what you should highlight in your book? Explanation word 43 subsection 1. Abdul highlight. Karthik video on. Done? Highlighted. अब पहला कंडीशन द फर्स्ट केस दे आर सेइंग सिर्फ तुम लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेक्शन इवन दो एंटायर लॉजिक सिर्फ तुम्हारा होगा. सबसे पहले बोलते हैं असेट प्रीवियसली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च ब्रॉट इन रेगुलर यूज. तो लेट इट बी दिस इज माय असेट. ठीक है, ये हो गई मेरी असेट. ओके, now they are saying the asset, this asset was previously used for scientific purpose. Okay, my asset is previously used for scientific research. Now the asset has been brought to regular business, मतलब other than scientific business. इतना समझ में आया? What is the situation? Previously my asset was used for scientific purpose. Now the asset has been utilized in regular business. अभी क्या बोलता है वो? सेक्शन नंबर 35 है. देयर इज सेक्शन नंबर 35. कहाँ पढ़ेंगे मैम ये सेक्शन नंबर 35? दैट यू विल फाइंड अभी पीजीबीपी में ही आएगा. इट विल बी कमिंग इन पीजीबीपी. बट आई एम टेलिंग यू कि इन सेक्शन नंबर 35 दे से कि कैपिटल गुड्स पे 100% डेप्रिसिएशन इज अलाउड. 100%. If you are purchasing it for scientific research,
we will allow you 100% depreciation. इतना समझ में आया? That means मैम, suppose हमने इसको purchase किया था let's say 100 lakh में, और 100 lakh का overall depreciation you are allowing us, तो nil हो गया ये तो WDV. You would agree? Nil. WDV क्या है? Nil है. Yes. Now suppose this asset is sold या फिर this asset is transferred. The asset is sold or the asset is transferred. So tell me यहाँ पे इसकी actual cost क्या लूँ मैं? You only tell me. Nil. Nil मैम. Nil. तो क्या हुआ ये क्या हुआ? Actual cost increase नहीं होनी चाहिए. Your actual cost should not increase, right? अगर actual cost यहाँ पे कुछ और ले लेते, suppose this asset regular business में I have purchased for 50 lakh. Why we will get 50 lakh? But already हमने 100% deduction allow किया है ना? Understood? तो क्या इसको रटना है? नहीं. Every explanation has a logic and you should understand only the logic. अब आते हैं second पे. Again, ये रहा मेरा क्या asset. This is my asset again. अब क्या बोलता है? Stock converted into capital asset. This was actually my stock in trade. This was actually my stock in trade. But I converted. मैंने क्या किया? I have converted it into capital asset. ठीक है. So this was my stock in trade, and stock in trade has been converted into capital asset. Ma'am, there would be certain date of conversion. There would be date of conversion. अब मैम ये बताओ, now the जब हम इस stock in trade को खरीद के लाएंगे, when we have purchased the stock in trade, तब इसका price कुछ और होगा. At that time, price will be something different. But today I am converting it. Today I am converting it into capital asset, and capital asset तो revalue होता है. Stock in trade revalue नहीं होता, but capital asset revaluation is there. Tell me what should be the actual cost of this capital asset on this date when you have converted it. तुम बोलो. FMV on the date of conversion. Can I say what is the fair market value on this date? वही तुम्हारी actual cost होनी चाहिए. Why? Because अब actual capital asset हो गया. Capital asset suppose land मैंने ली थी 10 years पहले. 10 years back I have purchased a land and that was my stock in trade because I was doing the business of selling land. Now what happened? I converted it कि एक land मुझे मेरे लिए चाहिए. तो मेरी balance sheet में what should I write? Would I write my cost of acquisition? No. I will write कि आज fair market value of land क्या है? That will be the cost of asset. But I have taken land. Land is non-depreciable. But I am telling you कि कोई चीज मैंने पहले खरीदी और now I am converting into capital asset. Fair market value का concept is applicable. अब मैम एक चीज, इसको मैं थोड़ा सा फिर से अब लिंक करवा सकती हूँ. मैम there was section number 28 and section 28 states stock in trade converted into capital asset. When your stock in trade is converted into capital asset, fair market value is taxable under PGBP. कहाँ लिखा है? Section 28 states is fair market value taxable under the head PGBP when stock in trade is converted into capital asset. Ma'am, fair market value taxable under the head PGBP कैसे बात कर रहे हो? We have yet not realized the amount. It is just a conversion. हमको अभी अमाउंट भी रियलाइज नहीं हुआ था. दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन. हाउ कुड यू टैक्स इट? तो डिपार्टमेंट का रीजन सुनो. डिपार्टमेंट कहता है कि स्टॉक इन ट्रेड यू हैव कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट. व्हेन विल यू सेल दिस कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट का तो इंटेंशन ही क्या है? टू अर्न द इनकम. कैपिटल एसेट का इंटेंशन ही क्या है? टू अर्न द इनकम. अब तुम कब तक 10 years, 20 years हो सकता है तुम इस दुनिया से चले जाओ. You are not there and you will transfer it to your inheritance. तो मतलब we don't know when you will sell it. So we are not going to wait कि कब तुम उसको सेल करोगे और कब हमको क्या दोगे? टैक्स दोगे. When you will be selling it and when you will pay taxes to us, we will not wait for that. इसीलिए for the first time in direct tax,
notional gain is taxable. For the first time in direct tax, what is taxable? Notional gain. Notional gain, ma'am, fair market value is not my notional gain. Array, fair market value. देखो, fair market value minus cost of acquisition of this. Cost of acquisition of this. Now this is the gain and this is chargeable to tax under the head PGB. Understood? Directly लिखा जरूर है section number 28 ने कि fair market value chargeable under the head PGBP. But that doesn't mean कि तुम reduce नहीं करोगे. You will not reduce the cost of acquisition. Understood? आया? तो मैंने दो चीजें साथ में समझाई है. एक how it will be taxable and दूसरा what will be the cost. So cost in my case will be date of conversion पे what is fair market value. And if at any time I want to tax it, तो वो होगा fair market value minus cost of acquisition. Understood? Done? चलो. Ma'am. मैम एक डाउट था. हाँ पूछो. कि मैम जैसे अगर ग्रांट्स मिले अपन को, सब्सिडी और ग्रांट्स मिले और इसको अगर कैश में एक्सपेंस कर दिया तो उसका सेम इफेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब चलो सब्सिडी वैसे ही लेस होगी और इफेक्ट तो सेम ही है. वैसे भी सब्सिडी का बेनिफिट तुमको नहीं देने वाले थे. Anyhow, we were not giving you the benefit of subsidy received from central government, state government. Second thing, now you have तुमको सब्सिडी कैश में रिसीव हुई हो या नहीं रिसीव हुआ उसका तो मीनिंग ही नहीं बनता बिकॉज इट इज गवर्नमेंट. बट इफ यू डू द एक्सपेंडिचर इन कैश, सुनना आप ध्यान से, इफ यू डू द एक्सपेंडिचर इन कैश, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे भी वो तुम्हें एक्चुअल कॉस्ट में बेनिफिट नहीं देने वाला, बट यू विल इनकर पेनल्टी. You have to incur penalty because you have paid in cash. और वो कैश का पेनल्टी 269 SSST वहां पे, तो अभी नहीं है वो यहाँ पे. उधर तुमको पेनल्टी इनकर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ठीक है सब्सिडी है मिला हमने कैश में इनकर कर दिया बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट में तो एनी हाउ देयर वाज नो इम्पैक्ट, बट पेनल्टी इज देयर. अंडरस्टूड? वो केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करेंगे एफएम में, मतलब और कुछ नहीं माइनस करेंगे? पार्डन मैम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में और कुछ इंक्लूड होगा, मतलब जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने कुछ रिपेयर मेंटेनेंस और किया तो उसके अंदर ऐड होगा या कुछ नहीं होगा ऐड? एक चीज बताओ, कौन पूछा सबसे पहले? ये सुष्मित. नाउ ड्यूरिंग द ईयर इफ यू आर डूइंग at the time of purchase whatever expenses is done that is counted in actual cost. But at the time of purchase, after that, whatever repair maintenance you do, if it is not increasing your efficiency, if it is not a capital nature, तो वो तो P&L में debit होगा ना. Remember अभी क्या था section number 31, plant and machinery related repair allowed under section 31. Revenue expenditure P&L में book होगा. But if it is capital, deemed, if it is rented, it is deemed building, not rented, then actual cost matter. Again, this is my capital asset. Okay. Again, this is my, I will not say capital asset, specifically asset. I have an asset. Let it be building, let it be land, whatever it is my asset. Ma'am, previously, this asset is used for business. Okay. Previously, this asset is used for business. Second case, it is not used for business. Now, this asset has been given as gift. Okay. And this asset is also given as gift. What will be the actual cost in this case? And what will be actual cost in this case? Logically, you only tell me. Previously, the asset is used for business. Previously, asset not used for business. What would be the actual cost?
फर्स्ट केस में मैम जो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रिसिएशन अवेल्ड बाय प्रीवियस ओनर, जो लेस करके आएगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। और सेकंड केस में जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही हमारी रहेगी। लक्ष्मी, व्हाट यू वर सेइंग, अब तुम्हारा आंसर बोलो। Ma'am, in first case, as it was used in business, already depreciation was claimed. While it is providing as gift, we should reduce that depreciation. Why you were saying nil? I thought full depreciation was claimed there, so anyhow depreciation may not be allowed anyhow after that. Exactly. So it was an assumption. By default, you have taken assumption कि entire depreciation was claimed. That is not the case. यहाँ बोलते suppose the gift is there. Now the gift previously, I am the owner of that asset. I am the owner of the asset, and this asset is used in my business. Let me take the example of this laptop. I am using it for purpose of my business, so obviously I will be claiming depreciation on it. So ma'am, when you will transfer this, suppose मैंने किसी को gift में दे दी asset. I have given this laptop as a gift. So ma'am, cost जब आपने खरीदा होगा, there would be cost of the asset. You would have claimed depreciation for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. That means return down value is carry forward. अभी तक कौन सी आ रही है? Return down value. And in 5th year you have given it as a gift. So what is the return down value? वो होगी actual cost in case of new owner. Because already depreciation done. You have claimed depreciation. So we will not increase your actual cost. But ma'am, यहाँ पे जब business purpose के लिए use ही नहीं हुआ ma'am, the condition for claiming depreciation is it should be utilized for the purpose of business. It is not getting utilized for the purpose of business. So whatever was my cost of acquisition, no depreciation. अभी भी actual cost ही तो carry forward हुआ है. So for this person also, actual cost will be the cost of your asset. So are you getting gift के purpose में? Do not blindly always apply, क्योंकि गिफ्ट के केस में हम blindly कह देते वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट नहीं. If that was utilized for the purpose of business, then WDV at the time of transfer, that is your actual cost. But if it is not utilized for the purpose of business, then in such a case, that actual cost of the previous owner is your actual cost. आया समझ में? पूरी तरह से what you should go, logic, actual cost should not increase. Genuine cost होना चाहिए. तो ये genuine ही तो चल रहा है सब कुछ. This is gift. मैम अब जो मैं 3 चीजें बताने वाली, that 3 things you will find कि एग्जाम में मिक्स हो जाएगी तुमसे, तो उसको ढंग से समझना, because these 3 things are very minute difference, छोटा सा डिफरेंस है in these 3 cases. उसके बाद तो मैं नहीं भी बोलूंगी तो you will tell me कि मैम ये है. ठीक है, चलो. अब new case they have given asset acquired with intention to claim higher depreciation. ठीक है, देखते हैं. Now, यहाँ बोलते हैं asset acquired with an intention to claim higher depreciation. Suppose करो ये person है, this asset belong to this person, that is person number A. The asset belong to this person. ठीक है. Now ma'am, this is again person number B. This person number B has acquired this asset. ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं the intention is to claim high depreciation. अभी मैं डिटेल नहीं समझा रही, जस्ट कि हाँ कुछ तो हुआ है. The intention is for high depreciation. So asset was belonging to A. ठीक है. B has taken that asset and the intention is to claim higher depreciation because B is purchasing. तो intention किसका है? B का है to claim higher depreciation. ये point number 1 है. सेकेंड केस पे मैं जाती हूँ. सेकेंड केस बोलता है रीएक्विजिशन ऑफ असेट सोल्ड.
सपोज ये जो है दैट इज माइन ए ने क्या किया, द असेट दैट ही हैज सोल्ड टू बी, इसने क्या कर लिया, ये असेट वापस रीएक्वायर करी इसने। तो सेकेंड केस इज अबाउट रीएक्विजिशन, ठीक है। तो सेकेंड केस इज अबाउट रीएक्विजिशन। थर्ड क्या बोला है, असेट परचेज्ड एंड लीज बैक टू सेम पर्सन। फिर एक और केस है दैट सपोज अगेन ए एंड बी है, बी हैज परचेज्ड द असेट but this asset has been again leased back to same person। तो पता है हो क्या रहा है इन दिस केस, असेट सेम ओनर के बीच में ही इधर उधर रोटेट हो गई। सिर्फ अभी आई एम टेलिंग यू क्रक्स कि आइदर असेट हैज बीन एक्वायर्ड टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, दूसरा केस है आइदर re-acquired the asset you have sold, जो asset मैंने ही सेल की थी, I have sold the asset, I am re-acquiring that asset। और थर्ड क्या है, asset I have sold and again sales and lease back का ट्रांजेक्शन, मतलब मेरी asset मेरे पास ही वापस आया, same asset coming to me। अब इसको सेक्शन बाय सेक्शन नाउ वी विल अंडरस्टैंड, बट आर यू गेटिंग कि तीनों में लॉजिक अलग है। asset is rotating but logic is different। तो पहला अच्छे से समझना मैम, अगेन दिस इज माय एसेट, यस दिस इज योर एसेट, ये हो गई हमारी एसेट। मैम दिस इज कंपनी ए एंड ये हो गई हमारी कंपनी बी। दो कंपनी की बात चल रही, एक हो गई कंपनी ए एंड एक हो गई कंपनी बी, ठीक है। Now understand one thing. ये मैंने क्या लिखा, इसमें मैं अल्ट्रा स्लो चलने वाली। ए कंपनी इज लॉस मेकिंग कंपनी, ओके, बी कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। लेट अस गिव द एग्जांपल कि ये कौन है, रिलायंस कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एंड लेट इट बी कोई XYZ कंपनी है दैट इज लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। नाउ मैम व्हाट डज लॉस मेकिंग कंपनी वांट, लॉस मेकिंग कंपनी वांट सम बेनिफिट। लॉस मेकिंग कंपनी को क्या चाहिए, कुछ बेनिफिट चाहिए, सो दैट सिक कंपनी से इट कुड गेट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल कंपनी। ध्यान से फिदा देना, लिखना बिल्कुल नहीं। सपोज मैम द कॉस्ट ऑफ असेट इज 10 लाख ओनली, सुनो, कॉस्ट ऑफ असेट इज ओनली 10 लाख, WDV इज 10 लाख, तो लेट इट बी कॉस्ट या WDV ऑफ द असेट इज 10 लाख ओनली। नाउ कंपनी ए एंड कंपनी बी क्रिएटिंग अ लूप होल, क्या लूप होल क्रिएट कर रहे हैं, किसी व्हाट यू वांट, आई वांट कैपिटल गेन भी हो गया तो इट इज बेनिफिशियल फॉर राइट। और ये बोलेगा आई हैव लॉट ऑफ प्रॉफिट, आई नीड एक्सपेंसेस, मुझे क्या चाहिए, आई नीड एक्सपेंसेस। तो दिस 10 लाख की एसेट एक्चुअली सोल्ड फॉर 200 लाख, 10 लाख की एसेट सोल्ड फॉर 200 लाख। मैम कैश बाद में कैश वैश का इधर उधर लेना देना हो जाएगा, आर यू गेटिंग? दिस इज जस्ट टू शो द ट्रांजेक्शन दैट परचेस इज एट 200 लाख। तुम बताओ इससे क्या होने वाला है? क्या हो जाएगा ऐसे ट्रांजेक्शन से कि 10 लाख की एसेट है, दे आर परचेसिंग एट 200 लाख, इसको क्या बेनिफिट और इसको क्या बेनिफिट होगा एज पर द लूप होल? XYZ कंपनी को कैपिटल गेन होगा और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को वो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देगा, उसे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट होगा, एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। Ma'am, no voice. On increased actual cost, my Reliance company will be taking the benefit of depreciation, but XYZ company will have certain gain. अब उसको gain मिल गया।
मैम ये एक्चुअल गेन है क्या? ये तो बुक में दिखेगा ना गेन, बिकॉज क्या होगा, चेक दिया 200 लाख का, आई हैव गिवन यू द 200 लाख का चेक, इधर क्या होगा, वी नो कि कैश ट्रांजैक्शन तो एडजस्ट करे जा सकते हैं, आर यू गेटिंग? तो ये वाला कॉन्सेप्ट ओनली हैपन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन। एग्जांपल लिखो यहाँ पे थर्ड पे। आया समझ में? तो दिस इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन कब होगा? जब वन इज प्रॉफिट मेकिंग, अदर इज लॉस मेकिंग, ये तभी होता है। तो राइट दैट थर्ड वाला पॉइंट यू विल सी ऑन पेज नंबर 115। थर्ड वाले पॉइंट पे राइट, वन कंपनी इज लॉस मेकिंग, ये पूरा ड्रॉ कर लो यार, तो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज फॉर दैट रीजन। चिराग ड्रॉ करो। खो कहाँ जाते हैं तुम? ना मीनल ना। डन। नाउ यू ओनली टेल मी कि तुमने तो इंक्रीज करवा लिया एक्चुअल कॉस्ट, व्हाट यू थिंक योर डिपार्टमेंट विल अलाउ 200 लाख इन केस ऑफ रिलायंस कंपनी? नेवर। तो वहां पे बोला है इफ एओ डिटरमाइन, एओ, नाउ व्हाट इज एओ मैम? ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है हर एक बैच में, व्हाट इज एओ, है ना? अरे वेरी गुड, हु सेड दिस? वेरी परफेक्ट आंसर, हु सेड दिस? असेसिंग ऑफिसर। अरे आप क्यों नहीं बोल रहे? रजत, यू टोल्ड असेसिंग ऑफिसर? यस मैम, यस मैम, यस मैम। नाउ टेल मी व्हाट इज असेसिंग ऑफिसर? मैम एसी, डीसी, जेसी और आईटीओ। एसी थोड़ा जीसी, सीक्वेंस में, एसी जीसी डीसी और आईटीओ। अच्छा व्हाट इज एसी, व्हाट इज डीसी, व्हाट इज जीसी, व्हाट इज आईटीओ? कंप्लीट करो। असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर। और एक और नहीं है? एक और को भूल गए, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज नेवर योर दैट। कमिश्नर। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हर बैच में मेरे को बड़ा मजा आता है ये पूछने। और पता है क्या, तुम लोग बिल्कुल भी फेल नहीं होते मेरे को डिसअपॉइंट करने में। हर स्टूडेंट एओ का डेफिनेशन ठीक से बोल ही नहीं पाता है, जबकि दे नो कि एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद नहीं पता ढंग से कि वो एओ क्या है ना मीनल? एक बार जाके घूम के आ जाओ। नाउ एओ, यहाँ पे एओ की डेफिनेशन you will not find having much of importance in this PGBP segment. But 100% the importance of AO you will find in assessment procedure. AO का मतलब क्या है? Income tax officer. That is commonly called as AO. AO का मतलब है assistant commissioner and deputy commissioner above the level of ITO. Then उसके बाद आता है joint commissioner and additional commissioner. These three taken together are called as AO. तो इसी बात पे यहाँ AO के यहाँ पे लिख लो, what is AO? ITO, AC, DC, GC, AC. सबसे ऊपर वाला एडिशनल कमिश्नर होता है, राइट इट डाउन। मैम एडिशनल डायरेक्टर को भी ये वो बोलते हैं ना मैम? डायरेक्टर को नहीं बोलते, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर है वो, डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टरेट दूसरा विंग आता है, अभी हम करेंगे। देयर इज टू विंग्स, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी। देयर आर टू विंग्स। इवन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में देयर आर टू विंग्स। इन्वेस्टमेंट में
एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, एक हमारा एडजुडिकेशन का विंग है, वो दोनों अलग है, दोनों में अलग अलग कंसिडर होता है। डन, रिटर्न एओ। फिर एक और फेवरेट पूछने की इच्छा हो रही है, बट इट वुड बी आउट ऑफ द ट्रैक, तो मैं अपने आप को रोकती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम उसमें भी मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करोगे। यू आर सो कंसिस्टेंट इन दैट, है ना चिराग। चलो, अब एओ को ऐसा लगता है ना, एओ कंसिडर कि दिस इज फॉर द इंटेंशन ऑफ क्लेमिंग हायर डेप्रिसिएशन। तो व्हाटएवर यू से कि 200 लाख का परचेस है, नहीं, माय जॉइंट कमिश्नर विल डिसाइड कि ऑन द परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर एओ विल डिसाइड योर फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसको अगर लग रहा है एओ को कि दिस इज टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, तो he will take permission from joint commissioner and he will identify कि what should be the fair market value. तो फिर से actual cost should not increase, हमारी actual cost increase नहीं होनी चाहिए। Can you check थर्ड वाला पॉइंट हुआ? लॉजिक समझ में आया कि हमको लग रहा है it is to claim higher depreciation, तो AO क्या करेगा, जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेगा कि I feel this is to claim higher depreciation, वो डिसाइड करेगा what will be the fair market value. Done. अब सेकंड क्या आता है, असेट रीएक्विजिशन। ये बहुत अच्छा है, पूरा फोकस अब इधर, असेट रीएक्विजिशन। अगेन ले दे के एक ही असेट है हमारे पास, ये रही। नाउ दिस इज असेट। अब 1 2 3 4 दिस इज ए, ठीक है, दिस इज व्हाट ए ने क्या किया, ए sold this asset to B. When he would have purchased this asset, let it be, it was at 10 lakh rupees. इसको भी हम लिख लेते हैं कि when A purchased the asset, it was 10 lakh, then he claimed depreciation. ठीक है, let's say कि depreciation claim करने के बाद it was 9 lakh. ठीक है, now A sold this asset to B. B sold the asset to C. C sold the asset to D. D again sold the asset to A. ये क्या हो रहा है मैम, ये हो रहा है reacquisition of asset sold. Whatever asset was sold, ये जो asset यहाँ पे A ने sell की थी, the asset sold by asset, what happened? Reacquired by A. अब चाहे तुम कितने भी साइकिल घुमा दो, A ने B को दिया, C को दिया, D को दिया, E को दिया, F को दिया, again coming to A. That is the asset you have sold. ये जो asset sold की थी reacquire हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, he would have claimed the depreciation, मैं सिर्फ नॉर्मल से फिगर ले रही हूँ without going into calculation। जब इसने रखा 8 लाख हो गया, why? Because he would have claimed the depreciation. Then when asset sold from B to C, he claimed the depreciation. When asset sold from C to D, he also claimed the depreciation. So when B sold the asset, WDV क्या हो गया? WDV is 6 lakh rupees. In case of B, B की books में what is the WDV? 6 lakh rupees, and ये asset किसको चला गया? A को चला गया। But मैम purchase price पे जाते हैं। Purchase price is actually case A, case B. Ma'am, purchase price, because A has purchased, so there would be some purchase price. So purchase price is 10 lakh and purchase price is 4 lakh. Now tell me, for A, what will be the actual cost? Logic तुम ही लगाओ कि WDV ये है, at one time the purchase price is 10 lakh and other time the purchase price is 4 lakh. What will be the actual cost in case of A? Whichever is lower. Whichever is lower, exactly. क्योंकि तुम्हारा WDV 6 लाख है, बट तुमने रीपर्चेस किया 10 लाख में, we will not allow actual cost as 10 लाख. वही WDV in case of B जो WDV था, you will get that as a actual cost. But मैम अब हम परचेस कर रहे 4 लाख में,
तो we will not allow again increase of actual cost. तो again WDV compared with your purchase price, whichever is lower, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, actual cost. Are you getting? So it doesn't matter कितनी बार the asset has been sold. If you re-acquire the asset that you have sold, तो 100% क्या होगा, actual WDV और reacquisition cost whichever is lower. लॉजिक समझ में आया? फिर से वही है, हमको एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना है. डन? एनी डाउट इन दैट? अब देखो पहले वाले में क्या हुआ, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एंड अ लॉस मेकिंग कंपनी. यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, माय ओन एसेट इज बीइंग रीएक्वायर्ड, तो यहाँ अलग होगा. अब थर्ड आता है, यू परचेज्ड एन एसेट and again lease back to the same person. अब ये क्यों होगा? थर्ड वाला आता है कि I have an asset, फिर से मेरे पास क्या है, I have an asset, this is my asset. अब what I am doing, ये जो asset है, the asset I reacquire, ये जो asset है मैंने क्या की, I have purchased this asset, purchase कर ली, ठीक है, बट किससे परचेज की, I have purchased the asset from this, A से परचेज की B में. I have purchased the asset and lease back to A again. क्यों कर रहे हैं मैम, ऐसा क्यों हो रहा होगा? Because when you lease it back to asset to A, अब इसको सिर्फ रेंट पे करना है. He is required to pay only rent. ठीक है, पहले क्या हो रहा था, he would not be having any income या कुछ होगा तो unnecessary blockage of money की जगह what he does, उसने asset को सेल किया and same asset has been acquired, sales and lease back. रुको मैं बोल क्या रही हूँ, सेम asset has been acquired, lease back. यहाँ पे asset गई, मैम इनकम टैक्स डज नॉट रिकॉग्नाइज. इनकम टैक्स क्या रिकॉग्नाइज नहीं करता, लीज वगैरह को रिकॉग्नाइज नहीं करता. इनकम टैक्स क्या, इनकम टैक्स डज नॉट रिकॉग्नाइज लीज. यस, नहीं रिकॉग्नाइज करता. तो एक चीज समझो, द परचेसर, मी एज अ परचेसर, डेप्रिसिएशन तो मुझे ही मिलेगा, ठीक है, बट असेट तो कौन यूटिलाइज कर रहा है, जिसकी असेट थी पहले उसी को यूटिलाइज करने दे दी. ये कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है कि बिकॉज आई वांटेड डेप्रिसिएशन, आई वाज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, तो एक कंपनी को क्या चाहिए था, एक्सपेंस चाहिए थे, तो उसने क्या किया, दूसरी कंपनी को ही सोल्ड असेट. अब वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा बट एसेट तुम ही यूटिलाइज करो. अब होगा क्या, ही इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, यू आर गेटिंग रेंट का डिडक्शन, तुमको भी बेनिफिट मिल गया रेंट का, उधर से वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहा है. तो ऐसे में व्हाट दे विल डू, एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए. तो पहले वाले ओनर के लिए, द प्रीवियस ओनर, व्हाट इज द WDV, वही तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट होगा. मतलब वो परचेज जितने पे किया दैट विल नॉट बी योर एक्चुअल कॉस्ट. जो प्रीवियस ओनर का WDV था वही ये नए ओनर का WDV होने वाला है. इज दैट एनी डाउट? तो एक हो गया, पहले तो परचेस किया, उसी को लीज बैक कर दिया. तो इवन आई परचेस एट 30 लाख बट WDV अगर 20 लाख है, तो फॉर मी द एक्चुअल कॉस्ट इज गोइंग टू बी 20 लाख ओनली. द क्रक्स इज, हम एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होने देंगे. वी विल नॉट लेट एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज टू क्लेम अनड्यू डेप्रिसिएशन. क्यों कर रहे हैं इतना मैम, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी. अगर तुम लूपहोल जनरेट कर लोगे तो मैंडेटरी डेप्रिसिएशन वी हैव टू गिव. तो पूरा कंट्रोल किस पे लगा के रखा है, द एंटायर कंट्रोल इज ऑन योर एक्चुअल कॉस्ट. अंडरस्टूड? अब मैम आई हैव एन होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को असेट देती. मैम सिंपल है, व्हाट इज द WDV इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, दैट इज द WDV इन केस ऑफ सब्सिडरी. When holding company has not utilized it for the purpose of business, वो asset transferred to subsidiary. तो मैम when not utilized for the purpose of business मतलब no depreciation has been claimed. So whatever was the cost for holding, वही क्या होगा, cost for subsidiary. अब simple आ गए. मैम what is in case of amalgamation? तो amalgamated company and amalgamating company. Amalgamating company give to amalgamated company. तो अगर WDV था तो अमेलगमेटिंग के लिए भी WDV,
और अगर वो असेट नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो अमेलगमेटिंग के लिए भी कॉस्ट था, अमेलगमेटिंग के लिए भी कॉस्ट है। मैम डीमर्जर में सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल, दैट मींस वेदर इट इज होल्डिंग सब्सिडरी, वेदर amalgamating या amalgamated, और वेदर इट इज व्हाट डीमर्जर, सेम कॉन्सेप्ट। उसके लिए जो WDV था मेरे लिए भी वही WDV, इफ नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे भी वही होगा। अंडरस्टूड दैट? अब एक बार पूरा गो थ्रू करो। एंड व्हाट आई हैव येट नॉट एक्सप्लेन, पॉइंट नंबर 5 आई हैव नॉट एक्सप्लेन। एक पॉइंट नंबर 5 है एंड पॉइंट नंबर 11, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है। अब जल्दी से इसको क्विक रीडिंग पता है कैसे करना है? रुको, एक्चुअल कॉस्ट पे हाथ रख लो, ठीक है, और फिर खुद ही देखो कि क्या याद है कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट। चेक मत करना, रिकॉल करो जल्दी से। हाइड द एक्चुअल कॉस्ट एंड जस्ट सी द केसेस। Done? Done? मैम अगर एज ए गिफ्ट हो रहा हो तो क्या करना चाहिए मैम? कहाँ पे एसेट? अगर मैम अगर एसेट्स रीएक्वायर्ड हो रहे हैं एज अ गिफ्ट, मतलब मैंने बिजनेस में बहुत जरूरत थी पैसे की और मैंने अपना एसेट सोल्ड आउट कर दिया और फिर मैंने अगले ने वापस मतलब एज अ गिफ्ट मेरे को वापस रिटर्न कर दिया। So if reacquired as a gift, that means there is no consideration. Now, first thing is, are you utilizing it for the purpose of business? Because if you utilize that asset for your business, मैंने reacquire किया because of gift, तो gift की तरह भी अगर मैं reacquire कर रही हूँ utilizing it for the purpose of business, तो सामने वाली की WDV चेक होगी, फिर तो वो जीरो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, तो वहां पे उसकी WDV चेक करेंगे। ठीक है, सुनो, तो फिर लोअर वही समझा रही हूँ कि अगर तुमने गिफ्ट की तरह लिया एंड यू आर यूटिलाइजिंग इट एज अ पर्पस ऑफ बिजनेस, तो उसकी क्या चेक होगी? पहले तो उसकी WDV,
When we come to मैम मैंने कितना कंसिडरेशन पे किया, तो यू हैव नॉट पेड एनी कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 0. अब विच एवर इज लेस, अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आया? 0. Second case, I have acquired as a gift, but I am not utilizing it for the purpose of my business. तो फिर तो ये बात ही नहीं आएगी भाई, because actual cost of you will see only when you want to claim depreciation. ठीक है? सुष्मित आया? चलो अब हम 5th वाला एक पॉइंट है एंड 11th वाला एक पॉइंट है, व्हाई वी आर कंपेयरिंग दिस टू पॉइंट. 5th वाले पॉइंट में बोलते बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर अदर पर्पस नाउ ब्रॉट इनटू द बिजनेस. बिल्डिंग यूज हो रही है किसी अदर पर्पस के लिए बट नाउ ब्रॉट इनटू द बिजनेस. दिस इज गिवन इन माय 5th वाला पॉइंट. कम टू 11 क्या बोला? असेट ब्रॉट इनटू इंडिया, asset brought into India by non-resident for use in business or profession. दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस और प्रोफेशन. एक आ रहा है asset by non-resident into business and profession. फिर से सुनो इसको, when you will apply ना you will make mistake on this. बिल्डिंग इंडिया में आ रहा है, बिल्डिंग इंडिया में आने का मतलब है इंडिया में ही बिल्डिंग है बट the building is used for the purpose of business and profession now. और second is that is 11th पे जो explanation दिया, that is non-resident brings an asset India में now being utilized here in business and profession. मतलब क्या है? दोनों का पहले डिफरेंस समझते हैं. When I talk about, इसके बारे में बात करती हूँ, when I talk about clause number या फिर explanation बोलना ज्यादा सही होगा. When I talk about explanation number 5th, only building is coming. Building को business purpose के लिए utilize कर. But when I talk about 11, वहाँ wording क्या लिखी है? Asset. That means does not necessary means कि building हो. यहाँ building हो सकता है, motor vehicle हो सकता है, either it could be plant and machinery, it could be furniture, any asset. यहाँ पे बिल्डिंग ही बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ रही है, तो बिल्डिंग इज कमिंग फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बट इन दिस केस एनी असेट इज कमिंग फॉर बिजनेस और प्रोफेशन. पहली चीज, यहाँ पे एनी पर्सन कैन ब्रिंग द बिल्डिंग. एनी पर्सन, सुनना, यहाँ एनी पर्सन कैन ब्रिंग द बिल्डिंग. क्यों? क्योंकि वहां ये नहीं लिखा नॉन रेसिडेंट शुड यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. 5th में क्या लिखा है? सिंपल, building was used for other purpose now brought into the business. So this could be done by any person, whether a resident is now utilizing it for business or profession or whether a non-resident is utilizing it for the business or profession. But ma'am, in 11 specifically mentioned non-resident should use it for the business or profession. ठीक है, अभी और समझते हैं इसको, अभी नहीं फोकस करते. Let us not focus on this. तो मैम आप बोल रहे हो कि when it comes to 5th, it is building that is utilized in business and profession. When you are talking about 11, any asset utilized for the purpose of business and profession in India. यहाँ पे any person can utilize this building for the purpose of business and profession. और यहाँ पे only non-resident bringing the asset for the use of business and profession in India. पहले तो सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस यू गॉट कि दिस इज द वर्डिंग रिलेटेड डिफरेंस. अब होगा क्या? व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग, बिल्डिंग चाहे रेसिडेंट यूज करेगा इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉन रेसिडेंट इज यूटिलाइजिंग, बिल्डिंग पे ऑलवेज यू विल अप्लाई 5th वाला एक्सप्लेनेशन. टेल मी द रीजन व्हाई आई कैन नॉट अप्लाई 11th वाला. रीड दैट 11th वाला. मैम बिल्डिंग ला नहीं सकता है वो. वर्डिंग्स क्या बोले? असेट ब्रॉट इनटू इंडिया. ब्रॉट मतलब लेके आए. यू कैन नॉट ब्रिंग बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. प्लेन में रख के तुम बिल्डिंग नहीं ला सकते, अभी तक तो वो फैसिलिटी नहीं आई है. ठीक है, तो आर यू गेटिंग? तो स्पेसिफिकली when it comes to building, तो building whether resident or non-resident clause 5th will be applicable because India में ही building है, चाहे वो resident utilizing for the purpose of business or a non-resident utilizing for the purpose of business. But वहाँ पे लिखा नहीं है 11th में कि building is not there,
but are you getting a specific section will always override the general. Specific क्या है? Building. General क्या है? Asset brought into India. So now this asset could be plant and machinery, it could be what? It could be your furniture. लेकिन मैम लैंड भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लैंड भी उठा के नहीं ला सकते. तो आर यू गेटिंग? ब्रॉट मतलब नॉर्मल मूवेबल एसेट दे आर टॉकिंग अबाउट. दे आर टॉकिंग अबाउट मूवेबल एसेट, बट बिल्डिंग स्पेसिफिकली इंक्लूड कहाँ हो गया? ऊपर. ठीक है, पहली चीज. दूसरा, ये भी समझ में आ गया विच पर्सन शुड यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एंड ऊपर भी समझ में आ गया कि एनी पर्सन कैन यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं. मैम कुछ और भी लिखा है. व्हाट इज बीन रिटन? मैम इधर लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन. मतलब इफ यू हैव यूटिलाइज दिस एसेट, जब से परचेज किए, द टाइम यू हैव परचेज दिस एसेट, तब से तुम अगर इसको यूटिलाइज करते फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वॉट एवर वॉज द डेप्रिसिएशन दैट वी हैव टू रिड्यूस, that is known as notional depreciation. मैम यहाँ लिख रहे हो ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ लिख रहे हैं हम एक्चुअल कॉस्ट. कुछ डिफरेंस है क्या? व्हाई वी आर राइटिंग हियर ओरिजिनल कॉस्ट और यहाँ राइटिंग एक्चुअल कॉस्ट? क्या डिफरेंस हो गया? इधर ओरिजिनल लिख दिया, उधर एक्चुअल लिख दिया. क्या है ये? इज देयर एनी लॉजिक फॉर दैट? बोलो, ओरिजिनल क्यों लिखा और वहाँ एक्चुअल क्यों लिखा? बात तो एक ही होनी चाहिए. नॉन रेसिडेंट जो लाएगा तो वो फर्स्ट ओनर रहेगा शायद से, और बिल्डिंग का वैसा नहीं रहेगा. बिल्डिंग में यू कैन डू रीवैल्यूएशन. तो वी हैव टू टेक ओरिजिनल कॉस्ट जो तुम्हारी थी ना, ओनली ओरिजिनल कॉस्ट यू हैव टू टेक, बिकॉज बिल्डिंग में रीवैल्यूएशन इज पॉसिबल. बिल्डिंग रीवैल्यू होगी. टुडे आई एम ब्रिंगिंग इट इन द बिजनेस. तो मैम एक सेकेंड, जैसे स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट हो सकता है ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू आप चेक करते. तो यहाँ स्पेसिफिकली उसने क्या बोला है? इन दिस केस वी विल नॉट टेक द रीवैल्यूड अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. हम क्या लेंगे? देखो इनका लॉजिक समझो. तो व्हेन दे वांट टू चार्ज टैक्स, तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर. व्हेन दे वांट टू गिव डेप्रिसिएशन, तब ये ओरिजिनल कॉस्ट कंसीडर करते हैं. आर यू गेटिंग? दुनिया कैसी है, अपना ही फायदा देखती है. तो यही तुम सीखो आज यहाँ से. जब डिपार्टमेंट वांट टू गिव डेप्रिसिएशन, नो वी विल नॉट टेक फेयर मार्केट वैल्यू, वी विल टेक ओरिजिनल कॉस्ट. और जब उनको टैक्स चाहिए, डेट ऑफ कन्वर्जन पे वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू, ऑन दैट यू हैव टू पे दैट टैक्सेस. आर यू गेटिंग दैट? सो फॉर दैट रीजन स्पेसिफिकली यहाँ बोला है कि जब कन्वर्जन होता है तो फेयर मार्केट पे जाओ. जब टैक्स लेना, जब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, तो यू विल चेक ओरिजिनल कॉस्ट. देयरफॉर द वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट इज मेंशन्ड. अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे ओरिजिनल कॉस्ट के लिए? अपनी लैंग्वेज में जो एक लाइन लिखनी है कि तुम्हें पता हो कि यहाँ मुझे वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट ही यूज करना, आई विल नॉट यूज एनी अदर वर्ड. तो एक छोटी सी लाइन में अपने याद रखने के लिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, प्लीज राइट इन योर बुक. चिराग लिखना है. कहाँ खो जाता है? एग्जाम देने तो नहीं डायरेक्ट पहुंच जाते. Done? Just for the sake of your understanding, whatever line you want to write, so that you know कि ये आएगा तो मुझे original cost लिखना चाहिए. Because you should know one thing, when any law is framed, ऐसे ही नहीं फ्रेम हो जाता कि ये इधर ओरिजिनल लिख दिया, इधर एक्चुअल लिख दिया और बात बन गई. नहीं, always there is some logic behind that, and you should know the logic in order to avoid mug up. ठीक है? अब मैम what about that asset brought into the business by non-resident? non-resident लेके आए तो whatever was your actual cost, तुम्हें जो actual cost लगी थी वहां पे non-resident, because you are bringing into India,
You are what bringing it into India, और India के बाद income tax के provisions are not applicable. We will write original cost या we will write anything. वहाँ पे whatever was your actual cost minus notional depreciation. Are you getting the logic? Because India के बाहर थोड़ी ना तुम्हारा we will apply original cost का concept, income tax, because you are bringing the asset from outside India. So whatever was your actual cost at that place, take that actual cost minus depreciation. Understood? This completes my entire thing about actual cost. मैम उसमें वो नहीं बताया GST custom वाला. बताओ GST custom हमने किया या नहीं? ITC should not be availed. If you are not availing the ITC, then you can add GST on that. मैम वो interest वाला part भी वो तो बताया नहीं. क्या था interest वाला? Interest on borrowing for acquisition of an asset. If you want to acquire an asset and acquisition of asset के लिए you have taken loan. So whatever interest you pay, put to use तक it will be capitalized, because मैम put to use के बाद commercial production will start and whatever expenses I do for earning that revenue, वो क्या हो जाता है मेरा revenue expenditure. Logic समझ में आया? Because you have started now commercial production. तो जैसे ही तुम्हारा commercial production start हुआ, whatever expenses you will be doing, that is revenue expenditure. And before starting the commercial expenditure, that is added to actual cost. Understood? Hakina? गणेश Yes, दो ma'am. जगह से ज्वाइन क्यों हो? एक जगह अच्छा चल रहा है फिर बिगड़ेगा तुम्हारा. चलो. So this is what with respect to actual cost. मैम ये आएगा क्या? But definitely आएगा. अब लास्ट वाले पे आ जाओ, that is 13. मैम ये इतना लेट क्यों करवा रहे हो? ये लेट इसलिए करवा रही हूँ. Remember I have said section number 28 में something is missing. कुछ तो मिसिंग है सेक्शन नंबर 28 में, और वो सेक्शन नंबर 28 के मिसिंग पार्ट को वी हैव टू फुलफिल. करेंगे फुलफिल. अभी क्या लिखा है? एक्चुअल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर 35 AD and capital asset transferred to non-specified business after 8 years. ये जो इतनी सी बात लिखी है कि 35 AD क्या है? Specified business. कुछ है 14 specified business है. On that 14 specified business, if you incur capital expenditure, 100% deduction is allowed. ठीक है. अभी मैं सिर्फ इतना ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने 35 AD नहीं एक्सप्लेन किया, and as I have not explained 35 AD, I will not go into the detail of this section because this section is here also. ये section 28 में भी मिलेगा और ये section specifically 35 AD में भी. We have to link it to the 3 sections. Simple सी बात बोलिए कि मैम 35 AD में when already you are saying कि we do the capital expenditure, 100% deduction is allowed. तो मैम in such a case, if I sell it to someone, तो उसके लिए actual cost nil ही होने वाली है. क्यों? क्योंकि when 100% already allowed, तो अगर कोई और person purchase भी करेगा तो nil will be the cost for that person. अभी के लिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि वो 8 इयर्स क्या लिखा है, वो ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या है, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी जनरेट होगी. वो दिखने में सिर्फ 8 इयर्स लग रहा है, बट आई हैव टू क्रिएट अ चार्ट फॉर दैट. So just understand wherever it is like that, कि on purchase 100%. Is the video stuck? Yes. Yes. Okay. Maybe
Or has gone, ma'am ended. Ma'am is not there in the meeting. Class is completed. Okay. Jay bhai, ma'am haven't confirmed that class has been completed. Some technical glitch, ma'am. Message now in the group. So we can leave, right? Yeah, we can. Okay.